बार्बर पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए, एक छोटे से कस्बे की जहां एक अजीब सा नियम चलता है। उस कस्बे में सिर्फ एक ही नाई है और उसके काम का नियम बड़ा ही विचित्र है। वो सिर्फ उन्हीं लोगों की दाढ़ी बनाता है जो खुद अपनी दाढ़ी नहीं बनाते, और जो लोग खुद शेव कर लेते हैं उन्हें वो नाई कभी हाथ नहीं लगाता। सुनने में यह नियम बड़ा सीधा लगता है ना? लेकिन असली उलझन तब शुरू होती है जब सवाल उठता है, उस नाई की दाढ़ी कौन बनाता है? सोचिए जरा, अगर नाई खुद अपनी दाढ़ी बनाता है तो वो उन्हीं लोगों में शामिल हो जाता है जो खुद शेव करते हैं, और नियम कहता है कि ऐसे लोगों की दाढ़ी नाई नहीं बना सकता, यानी वो अपने ही बनाए नियम को तोड़ देता है। अब दूसरी तरफ देखिए, अगर नाई खुद अपनी दाढ़ी नहीं बनाता तो वो उन लोगों की सूची में आ जाता है जिन्हें नाई शेव करता है, यानी अब उसे अपनी ही दाढ़ी बनानी पड़ेगी। कोई भी रास्ता चुनो, नतीजा वही कंट्राडिक्शन, विरोधाभास। नाई चाहे शेव करे या न करे, हर हाल में नियम टूटता है। और यही है बार्बर पैराडॉक्स की असली गुत्थी। ये पहेली हमें एक गहरी बात समझाती है। इसे पेश किया था महान गणितज्ञ और दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल ने, ताकि वो दिखा सकें कि जब कोई नियम खुद को ही परिभाषित करने की कोशिश करता है तो तर्क में टकराव पैदा हो जाता है। यही तो हुआ सेट थ्योरी में, जब हम ऐसे सेट की कल्पना करते हैं जो खुद को शामिल न करता हो। और इसी से उठा था रसेल का पैराडॉक्स, जिसने गणित और लॉजिक की बुनियादें हिला दी। आज दर्शन और कंप्यूटर साइंस में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम अगर खुद का विश्लेषण करने लगे तो वो अनंत लूप में फंस सकता है। बार्बर पैराडॉक्स दरअसल कोई हल करने वाली पहेली नहीं है। ये एक चेतावनी है कि अगर हम नियम बनाएं तो ध्यान रखें वो खुद का अपवाद न बने, क्योंकि ऐसे नियमों में छिपा होता है टकराव, उलझन और अंतहीन सवाल। तो अगली बार जब कोई नियम या परिभाषा बनाए, इस पैराडॉक्स को जरूर याद रखें। डायकॉटमी पैराडॉक्स। जरा सोचिए, आप अपने कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना चाहते हैं। साधारण सी बात लगती है ना? हम रोज चलते हैं बिना किसी परेशानी के, लेकिन प्राचीन दार्शनिक जैनों कहते हैं तुम कभी वहां पहुंच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जैनों का तर्क यह था कि किसी भी दूरी को तय करने से पहले हमें उस दूरी का एक हिस्सा तय करना होगा, और फिर उस बचे हिस्से का एक और हिस्सा, फिर उस बचे हिस्से का भी एक टुकड़ा, और ऐसा करते करते हम अनगिनत हिस्सों में बढ़ते चले जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर हर बार आगे बढ़ने से पहले हमें अनगिनत छोटे छोटे कदम उठाने पड़े तो क्या हम कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? हमारा रोजमर्रा का अनुभव कहता है हाँ, हम पहुंचते हैं। पर जैनों का पैराडॉक्स हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। क्या वाकई हम हर दूरी को इस तरह बांटते बांटते पार करते हैं? यहां गणित हमें रास्ता दिखाता है। गणित बताता है कि भले ही वो छोटे कदम अनगिनत हों, उन सभी का जोड़ एक सीमित दूरी तक ही पहुंचता है। यानी चाहे कदम कितने भी हों, हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इस पहेली ने दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर किया। क्या समय और जगह वाकई लगातार बहते रहते हैं, या वो भी बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बंटे होते हैं जहां पहुंचकर ये बांटना रुक जाता है? यही सवाल हमें क्वांटम भौतिकी की ओर ले जाता है। वहां विचार आता है कि शायद स्पेस और टाइम भी बेहद सूक्ष्म इकाइयों में बंटे होते हैं, इतने छोटे कि उससे आगे कुछ नहीं बांटा जा सकता। डायकॉटमी पैराडॉक्स हमें यह सिखाता है कि हम जो सफर इतना आसान मानते हैं, वो जब तर्क की कसौटी पर कसा जाता है तो उसमें गहरी उलझनें छुपी होती हैं। असल में यह पैराडॉक्स हमारे सोचने के तरीके पर सवाल खड़ा करता है। कभी कभी हमारी आदत हर चीज को बांटने की होती है, और वही आदत हमें अनंत के जाल में फंसा देती है। लेकिन हकीकत में हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और मंजिल तक पहुंचते भी हैं। यही इस पहेली का असली सार है। अनंत की उलझन हमारी सोच में है, हकीकत में नहीं। कैच 22 पैराडॉक्स। जरा सोचिए, आप एक ऐसे हालात में फंस गए हैं जहां आप चाहे जो करें, नतीजा वहीं का वहीं। कोई भी रास्ता आपको बाहर नहीं निकाल पाता। कहीं ना कहीं आप इस कैच 22 के जाल में फंसे हैं। यह शब्द कैच 22 आया एक उपन्यास से, जोसेफ हेलर का 1961 में लिखा गया उपन्यास। पर आज यह शब्द हर उस हालात पर लागू होता है जहां नियम इतने उलझे हों कि कोई हल न दिखे, बस एक बंद दरवाजा हो हर तरफ।
उपन्यास में एक सैनिक की कहानी है। वो खतरनाक मिशन से बचना चाहता है। नियम कहता है, अगर तुम पागल हो तो तुम्हें उस मिशन से छूट मिल सकती है। पर जैसे ही वो कहता है, मुझे बचाओ, वो साबित कर देता है कि वो पागल नहीं है, क्योंकि कोई भी पागल आदमी खुद को बचाने की इतनी फिक्र नहीं करता। तो नतीजा, ना वो पागल साबित हो पाया, ना छूट मिली। और अगर वो छूट न मांगे तो सीधे मौत के मुंह में भेजा जाएगा। यही है कैच बाइटी, एक ऐसा नियम जो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है, एक ऐसा चक्र जिससे कोई रास्ता निकलता ही नहीं। जरा अपनी जिंदगी में देखिए, क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है? एंट्री लेवल की जॉब चाहिए, पर उसके लिए अनुभव चाहिए। अनुभव मिलेगा कैसे? जॉब होगी तब ना। क्रेडिट कार्ड चाहिए, पर क्रेडिट स्कोर अच्छा होना जरूरी है। स्कोर बनेगा कैसे? कार्ड मिलेगा तब ना। हर बार वही चक्रव्यूह। पहली सीढ़ी चढ़नी है, पर वो सीढ़ी तभी मिलेगी जब आप पहले से उस पर खड़े हों। और ये उलझन सिर्फ आपकी निजी हताशा नहीं है, ये दिखाता है कि सिस्टम कैसे अपने ही बनाए नियमों से हमें बांध लेता है। कभी दस्तावेज तभी मिलेगा जब आपके पास वो दस्तावेज पहले से हो। कभी एक विभाग दूसरे विभाग का हवाला देता है, आप घूमते रह जाते हैं वहीं के वहीं। फिर सवाल उठता है, अब करें क्या? पहला कदम है पहचानना, समस्या आपकी नहीं है, ये नियमों का विरोधाभास है। कभी कभी इस लूप को तोड़ने के लिए सिस्टम को चुनौती देनी पड़ती है, कभी मदद लेनी पड़ती है, किसी बड़े अफसर की, किसी बाहरी ताकत की। कैच 22 हमें एक बड़ा सबक देता है, सिस्टम पर आंख मूंदकर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी नियमों का जाल ही आपको जकड़ लेता है। और अगर उससे निकलना है तो रचनात्मकता चाहिए, सोच को सिस्टम से बाहर ले जाना होगा। आखिरकार कैच 22 हमें सिखाता है कि हर उलझन किसी इत्तेफाक से नहीं बनती। कई बार पूरा ढांचा ही ऐसा बुना गया होता है कि आप उसमें फंसे रहें, और तब तोड़ना पड़ता है उस लूप को, देखना पड़ता है परे, सिस्टम की रेखाओं से भी आगे। फ्रेंडशिप पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए, आप अपने दोस्तों की दुनिया में झांकते हैं और आपको बार बार यही महसूस होता है, मेरे दोस्त मुझसे कहीं ज्यादा दोस्त रखते हैं, कहीं ज्यादा लोकप्रिय हैं। सुनने में अजीब लगता है ना? मगर यह महज आपका भ्रम नहीं है, ये एक असली सिद्धांत है जिसे कहते हैं फ्रेंडशिप पैराडॉक्स। अब सोचिए एक नेटवर्क की, चाहे सोशल मीडिया हो या असल जिंदगी का दोस्ती का जाल। इस जाल में कुछ लोग कम दोस्त रखते हैं और कुछ लोग वो जो नेटवर्क के केंद्र बन जाते हैं, ऐसे लोग जिनसे हर कोई जुड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी के 100 दोस्त हैं तो 100 अलग अलग रास्तों से वो आपके नेटवर्क में आ सकता है, और जिसकी सिर्फ 2 दोस्तियां हों उसकी पहुंच उतनी नहीं होती। यही वजह है कि जब आप 100 दोस्त हैं तो आपकी पहुंच 100 गुना बढ़ जाती है। अपनी तुलना करते हैं तो आपको ऐसे दोस्त ज्यादा दिखते हैं जो सबके साथ जुड़े हुए हैं। औसत में वही लोग ज्यादा लोकप्रिय लगते हैं, लेकिन यह सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है, ये हमारे दिमाग पर असर डालता है। जब आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पर स्क्रॉल करते हैं, बार बार वही लोग सामने आते हैं जो हर किसी से जुड़े हैं। उनकी जिंदगी ज्यादा चमकदार, ज्यादा सोशल और ज्यादा मस्त लगती है। पर ठहरिए, ये तस्वीर अधूरी है, ये सिर्फ नेटवर्क की संरचना का एक भ्रम है। असल में आपकी दोस्ती की गहराई उन संख्याओं से कहीं ज्यादा मायने रखती है। और इस पैराडॉक्स का असर यहीं तक नहीं रुकता। माना किसी बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीन देनी हो, अगर सबसे ज्यादा जुड़े लोगों को वैक्सीन पहले दे दी जाए तो बीमारी का फैलना तेजी से रोका जा सकता है। क्यों? क्योंकि वही लोग सबसे ज्यादा असर डालते हैं, चाहे वो बीमारी हो, कोई खबर हो या अफवाह। फ्रेंडशिप पैराडॉक्स हमें एक और अहम बात सिखाता है, हम जिनसे घिरे होते हैं वो अक्सर वो लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं, और इसीलिए उनकी खूबियां हमें और भी बड़ी दिखने लगती हैं। तो अगली बार जब आप खुद की तुलना करें, सोचें, क्या मैं सच में कम जुड़ा हूं या मैं बस नेटवर्क के एक खास हिस्से को देख रहा हूं? क्योंकि दोस्ती की अहमियत कभी भी सिर्फ गिनती से तय नहीं होती। असल मायने रखते हैं आपके रिश्तों की सच्चाई, उनकी गहराई और उनकी गुणवत्ता। यही है फ्रेंडशिप पैराडॉक्स का असली संदेश। अपनी तुलना करते वक्त हमेशा एक बड़े नजरिए से देखिए। अगर इन कहानियों ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगली कहानी और भी ज्यादा गहराई लेकर आएगी।